हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने लुसेंट में इकोनॉमिक्स टॉपिक लेकर आया हूँ। इकोनॉमिक्स जो मैं आप लोग को सामने इकोनॉमिक्स में लुसेंट से मैं आप लोग को रीडिंग देंगे। आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और इसे आप लोग को एक टॉपिक कंप्लीट भी हो जाएगा। इस तरह से आपका जो एग्ज़ाम होता है रेलवे, बैंक, एसएससी में या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो लुसेंट आपके लिए जीएस में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो मैं आप लोग को लाइन बाय लाइन जीएस को पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इससे आप लोग ऑब्जेक्टिव ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के फर्स्ट हेडिंग में। क्या कहता है? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र जो है मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। मानव द्वारा संपन्न वैसी सारी गतिविधियां जिसमें आर्थिक लाभ या हानि का तत्व विद्यमान हो, आर्थिक गतिविधियां कही जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है और वे सारी गतिविधियों का अध्ययन करता है जिसमें आर्थिक लाभ या आर्थिक तत्व या हानि का विद्यमान होता है, ठीक है। कहता है अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम न जोड़ा जाए तो वास्तव में जब हम किसी देश का उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था आप समझ गए कि एक तरह से अधूरा शब्द होता है। अगर इसके पूर्व किसी देश या किसी विशेष क्षेत्र का नाम जोड़ दिया जाए तो ये आपका पूर्ण हो जाता है, यानी अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो अर्थव्यवस्था में आपका अगला कहता है कि आर्थिक क्रिया किसी देश की व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से संबंधित है। अर्थव्यवस्था की परिभाषा आपको बताया गया है। कहता है कि न्यून, मध्य तथा उच्च आय विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्थाओं को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। तो अर्थव्यवस्था को न्यून, मध्य तथा उच्च आय विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। वह 4 भाग इस प्रकार से है, आप देख रहे हैं 4 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला में आपका है निजी आय वाली, दूसरा है निजी मध्य आय वाली, उच्च मध्य आय वाली और उच्च आय वाली। तो निजी आय वाली जो होता है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद यूएस डॉलर जो है आपका है 995 इससे कम, या यूएस डॉलर में 996 से 3895 के मध्य, 3896 से 1255 के मध्य और 1255 या उससे अधिक। कहता है कि यह वर्गीकरण विश्व बैंक के वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून के प्रारंभ में किया जाता है। उपरोक्त वर्गीकरण 1 जुलाई 2018 का है। नेक्स्ट, अगला जो आपसे कहा गया है कि निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया गया है। कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। यानी निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में किया गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसे किस कीमत पर बेचना है, ये सब बाजार तय करती है, ठीक है। और इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है, ठीक है। इसमें सरकार की कोई आर्थिक भूमिका नहीं होती है। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्था, एक तरफ आपका नाम है देश का नाम, एक तरफ है नॉमिनल जीडीपी 2017 ट्रिलियन डॉलर में। तो आप यहाँ देखिए कि विश्व के 10 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे पहला यूएसए है 19 पॉइंट आपका 93
चीन का है डॉलर में, सब आपका है, सब क्या है डॉलर में है। जापान 4.87, जर्मनी 3.68, इंग्लैंड 2.62, भारत 2.61, भारत का आप याद कर लीजिएगा 2.61, फ्रांस 2.58, ब्राज़ील 2.05, इटली आपका 1.94, कनाडा 1.65। ठीक है। नोट कहता है कि 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ की किताब है जो 1776 में प्रकाशित किया गया था, द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। अगला जो आपसे है कहता है कि राज्य व्यवस्था यानी राज्य अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की लोकप्रियता के विरोध स्वरूप हुआ है। इसमें उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सबका फैसला सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें उत्पादन हो गया, आपूर्ति हो गया, कीमत हो गया, इसका फैसला जो है सरकार के द्वारा लिया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को केंद्रित नियोजित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, जो गैर बाजारी अर्थव्यवस्था होती है। राज्य अर्थव्यवस्था की दो अलग अलग शैली नजर आती है। एक में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, जबकि 1985 ईस्वी से पहले चीन की अर्थव्यवस्था को साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सामूहिक नियंत्रण की बात शामिल थी और अर्थव्यवस्था को चलाने में सरकार की बड़ी भूमिका थी। वही साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण था और श्रम संसाधन भी सरकार के अधीन थे। नोट में कहता है कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स 1818 से लेके 1883 ईस्वी ने दिया था, जो एक व्यवस्था के तौर पर पहली बार 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में नजर आई और इसका आदर्श रूप चीन 1949 में सामने आई है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका तीसरा पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में बोलता है, इसमें कुछ लक्षण राज्य अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं तो कुछ लक्षण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के मौजूद होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सअस्तित्व ही, यानी सरकारी और निजी क्षेत्रों का सअस्तित्व ही आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद उपनिवेशवाद के चंगुल से निकले दुनिया के कई देशों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। इसमें भारत पहला स्थान पे है, मलेशिया एवं इंडोनेशिया जैसे देश शामिल थे। अब नोट में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि केन्स ने सुझाव दिया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए, जबकि प्रोफेसर लॉन्ज ने कहा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। बंद अर्थव्यवस्था अब क्या होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें ना तो निर्यात होती है और ना ही आयात होती है, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था का शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। यह टॉपिक बंद अर्थव्यवस्था आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, हम कई बार एग्जाम में देखे हैं इसे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कैसे होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मानव के वे तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं उन्हें आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई है। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों के प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं के उपयोग, उत्पादन तथा वितरण के संबंधित है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कहते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक किसे कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को, आर्थिक गतिविधियों को
3 श्रेणियों में बांटा गया था, उन्हीं 3 श्रेणियों को क्षेत्रक कहा जाता है। और वे 3 श्रेणियां कौन कौन से होते हैं जरा देखिएगा। कहता है पहला में प्राथमिक क्षेत्र, क्षेत्रक आप देखें, पहला में प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र कहता है कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण और पर निर्भर रहती है। यानी प्राथमिक क्षेत्र में वह क्षेत्र जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। इन गतिविधियों का संबंध भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से है। कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और उससे संबंधित गतिविधियों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसमें संलग्न श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब के जरिए संकेतित किया जाता है। सबसे पहला पॉइंट है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी वस्तुओं को शामिल किया गया है। तो कृषि आपका है, पशुपालन है, मत्स्य है पालन है, खनन है और उससे संबंध गतिविधियों को इसके अंतर्गत रखा गया है। अगला आपसे पूछा गया है द्वितीय अर्थ क्षेत्र। तो द्वितीय अर्थ क्षेत्र मतलब वह अर्थव्यवस्था का क्षेत्र, द्वितीय अर्थ क्षेत्र वह अर्थव्यवस्था का क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादकों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। यानी द्वितीय अर्थव्यवस्था जो है प्राथमिक अर्थव्यवस्था पर ही डिपेंड करता है। यानी प्राथमिक अर्थव्यवस्था में जो आपको वस्तु को प्राप्त होता है, कच्चे माल जैसे आपका लोहा इस्पात हो गया, उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, वाहन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि शामिल होता है। वास्तव में इन क्षेत्रक में विनिर्माण कार्य होता है, इस कारण ही इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसमें लगे कुशल श्रमिकों को व्हाइट कॉलर जॉब के अंतर्गत स्थान दिया जाता है, जबकि उत्पादन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि द्वितीय क्षेत्र क्या होता है। यानी प्राथमिक क्षेत्र के डिपेंड होता है आपका द्वितीय क्षेत्र। जैसे आपका कौन कौन सा वस्तु आ जाएगा, तो आपका द्वितीय क्षेत्र में आपका आ जाएगा कौन कौन सा क्षेत्र, द्वितीयक में आपका आ जाएगा लौ इस्पात उद्योग आ गया, वस्त्र उद्योग आ गया, वाहन आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, ये सब आपका द्वितीयक में आता है। पहला में आपका कृषि से संबंधित था। नेक्स्ट तृतीयक क्षेत्र। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि श्रमिकों को ब्लू कॉलर जॉब के अंतर्गत रखा जाता है किन क्षेत्रों में, तो द्वितीयक क्षेत्रों में। तो तृतीयक क्षेत्र में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। तृतीयक क्षेत्र है इसे क्षेत्रक में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन आदि। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। तृतीयक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तृतीयक क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। अब कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट, आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि से अभिप्राय किसी समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय से है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही हो तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। अर्थात आर्थिक समृद्धि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है। इसमें कि परिणात्मक परिवर्तन होते रहते हैं जो कि श्रम शक्ति, उपभोग, व्यय पूंजी और व्यापार की मात्रा में प्रसार के साथ होता है। अगला है आपसे कहता है अगला में कि नोट देखिएगा। नोट में आपका है कि किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति आय से होता है। किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से होता है। आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। आर्थिक विकास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक गुणात्मक एवं परिणात्मक सभी परिवर्तनों से संबंधित है। आर्थिक विकास
तभी कहा जाएगा जब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो। आर्थिक विकास की माप में अनेक चर सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याओं के स्वरूप में परिवर्तन, शिक्षा तथा साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा, पोषण का स्तर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रति व्यक्ति उपभोग वस्तुएं, अंततः आर्थिक विकास पूर्णतः मानव विकास की है। भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है, जिसका तात्पर्य जीवन, पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता है। महबूब उल हक, अब ध्यान से देखिएगा, महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है, चाहे वह गरीब किसी भी रूप की हो। यानी महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया है, चाहे वह गरीबी किसी भी रूप में हो। नेक्स्ट कहता है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि जो आपका है केवल परिणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद आकार में परिवर्तन, आर्थिक चरों जिसका परिणात्मक माप संभव हो में परिवर्तन। आर्थिक विकास, परिणात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, राष्ट्रीय उत्पाद तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार, आर्थिक तथा अनार्थिक चरों में परिवर्तन। नोट: किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करता है। किसी देश का आर्थिक विकास जो है प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण एवं बाजार के आकार पर निर्भर करता है। अगला कहता है आर्थिक विकास की माप। कहता है कि आर्थिक विकास की माप विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की माप तथा विभिन्न देशों के आर्थिक विकास की तुलनात्मक स्थिति ज्ञात करने की 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। यानी विभिन्न देशों की आर्थिक विकास की माप करने की 5 दृष्टिकोण मिलते हैं। पहला आपका है आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागमन। इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया था। यानी विश्व बैंक ने आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागमन, इसका प्रतिपादन विश्व बैंक ने किया। जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागमन, मॉरिस डेविड मॉरिस, यानी इसका प्रतिपादन मॉरिस डेविड मॉरिस ने ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल के कहने पर किया। इस विधि में किसी भी देश के रहन सहन के स्तर यानी आर्थिक विकास की तुलना के लिए 3 आंकड़े शिशु मृत्यु दर, 3 आंकड़े शिशु मृत्यु दर, वयस्क साक्षरता दर एवं 1 वर्ष आयु की जीवन प्रत्याशा के औसत मान का उपयोग किया जाता है 0 से 100 के पैमाने पर। ठीक है। नोट: जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक प्रत्यागमन का अधिकतम मूल्य 100 तथा न्यूनतम मूल्य 1 रुपया होगा। 100 की ओर बढ़ना उत्तम स्थिति का 1 और 1 की ओर बढ़ना खराब स्थिति के परिचायक होता है। 0 से 100 का मतलब आपका क्या समझ में आ गया? अगर 100 की ओर बढ़ते हैं तो उत्तम स्थिति है और 100 से 1 की ओर बढ़ते हैं तो आप न्यूनतम स्थिति है। समझ गए होंगे आप बात को। कहता है क्रय शक्ति की समता विधि। तीसरा में क्रय शक्ति की समता वृद्धि। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग सन 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया और आजकल विश्व बैंक इसी विधि का उपयोग विभिन्न देशों के रहन सहन के स्तर की तुलना के लिए कर रहा है। यानी क्रय शक्ति का समता विधि जो है, इस विधि का सबसे पहले प्रयोग 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मनी फंड, इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुद्रा कोष। ठीक है। यानी कहता है कि रहन सहन के स्तर की तुलना कर रहा है।
विश्व विकास रिपोर्ट 2014 के अनुसार 2012 ईस्वी में क्रय शक्ति क्षमता की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्या है, निबल, चौथा में निबल आर्थिक कल्याण। निबल आर्थिक कल्याण, निबल आर्थिक कल्याण सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको हम लोग बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पादन की छिपी लागत, आधुनिक नगरीकरण की हानियां प्लस अवकाश तथा गृहिणियों, आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से ये दोनों का उत्पादन का जोड़ देते हैं और घटा देंगे तो आपका निकल जाएगा। अगला है, आपसे पूछा गया है सैमुअलेसन का यह मत, सैमुअलेसन का यह मत है कि निबल राष्ट्रीय कल्याण NET नेट इकोनॉमिक वेलफेयर NEW लोगों के जीवन निर्वाह में सुधार की सही माप करेगा। इस धारणा का प्रयोग सबसे पहले डैली तथा कॉब ने 1989 में किया था। नोट, जीवन की गुणवत्ता में सुधार आर्थिक विकास का मापक की माप के लिए विलियम नॉर्थास तथा जेम्स टॉबिन ने मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर की धारणा विकसित की, जिसे बाद में सैमुअलेसन ने संशोधित कर नेट इकोनॉमिक वेलफेयर कहा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है मानव विकास सूचकांक HDI, मानव विकास सूचकांक HDI। इस सूचकांक का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक तथा उनके सहयोगियों ने किया था। मानव विकास सूचकांक के 3 आधारभूत आयाम हैं। पहला है ज्ञान, दूसरा जन्म के समय जीवन का प्रत्याशा, तीसरा है क्रय शक्ति समायोजित प्रति व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित जीवन निर्वाह का स्तर। मानव विकास सूचकांक का उत्पादन 1 से 1 तक हो सकता है, 1.0 तक हो सकता है। नेक्स्ट है नोट में मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय आदि के स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की सूचकांक है। तो UNDP के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा डीपली से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। UNDP कहता है कि मानव विकास सूचकांक UNDP शिक्षा एवं आय आदि के स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। UNDP का फुल फॉर्म एक सूचकांक होता है। मानव विकास रिपोर्ट 2018 को देखिएगा ध्यान से। मानव विकास रिपोर्ट 2018, मानव विकास सूचकांक की गुणवत्ता मापन का प्रयास UNDP द्वारा 1990 ईस्वी से सतत रूप में जारी है, जिसे मानव विकास रिपोर्ट HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की संज्ञा दी गई है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट अगला कहता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की वर्ष 2017 की मानव विकास रिपोर्ट 14 सितंबर 2018 को जारी की गई है। विश्व की कुल 189 देशों के मानव विकास सूचकांक में भारत 130वां स्थान है। वर्ष 2014 135वां स्थान, 2015 में 130वां स्थान, 16 में 130वां, 131 और 2017 में मानव विकास सूचकांक के 0.640 मान के साथ भारत के मध्यम मानक विकास संवर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट क्या कहता है कि भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका 76वां, चीन 86 की स्थिति भारत से बेहतर है, जबकि भूटान 134, बांग्लादेश 136, नेपाल 149, म्यांमार 148, पाकिस्तान 150 एवं अफगानिस्तान 168 भारत से निम्नतर यानी पीछे है। 189 देशों की मानव सूचकांक की सूची में 9वें
को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है, जबकि नाइजर सबसे निचले पायदान पर है। ठीक है। अगला कहता है कि मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से शीर्ष 5 राष्ट्र है। 1 में है नॉर्वे, 2 में है स्विट्जरलैंड, 3 में है ऑस्ट्रेलिया, 4 में है आयरलैंड, 5 में है जर्मनी। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निचले 5 देश हैं। 185वां बुरुंडी, 186वां चाड, 187वां दक्षिण सूडान, 188 केंद्रीय अफ्रीकी गणराज्य एवं 189 नाइजर है। सबसे निचला स्तर पूछता है तो नाइजर आपका हो जाता है। नेक्स्ट कहता है नोट मानव विकास सूचकांक 2018। मानव विकास सूचकांक 2018 की सूची में यूएसए 13वें स्थान पर, यूके 14वें स्थान पर और जापान 19वें स्थान पर है। अगला आपसे है, अगला कहता है का मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक मानव विकास के मामले में देश की स्थिति 0 से 0.550 से कम, निम्न मानव विकास सूचकांक वाले देश 0.550 से 0.700 से कम, मध्यम मानव विकास वाले देश 0.700 से 0.800 से कम, उच्च मानव विकास वाले देश और 0.800 से एक बहुत उच्च मानव विकास वाले देश। नेक्स्ट कहता है मानव विकास रिपोर्ट 2018 के आंकड़े के अनुसार 59 देशों को अत्यधिक उच्च मानव विकास समूह में, 53 देशों को उच्च मानव विकास समूह में, 39 देशों को मध्यम विकास समूह में तथा केवल 38 देशों को न्यूनतम मानव विकास समूह में वर्गीकृत किया गया है। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में विभिन्न देशों की तुलना मानव विकास सूचकांक के साथ साथ जेंडर इक्विलिटी इंडेक्स GII, बहुआयामी गरीबी निर्देशांक MPI के आधार पर भी की जाती है। नोट में कहता है कि जेंडर इनक्यूलिटी इंडेक्स के आकलन में मातृत्व मृत्यु दर व किशोर मृत्यु दर, महिला सशक्तिकरण, संसदीय सीटों में महिलाओं के प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा में सहभागिता एवं आर्थिक गतिविधियों को समाहित किया जाता है। लिंग मूलक असमानता सूचकांक, लिंग मूलक असमानता सूचकांक GII 2017 में भारत को 160 देशों में 127वां स्थान दिया गया, जबकि पड़ोसी देशों में चीन को 36वां, म्यांमार का 106वां, श्रीलंका को 80वां और बांग्लादेश को 134, पाकिस्तान को 133वां स्थान प्राप्त है। मानव विकास रिपोर्ट 2010 में विकसित बहुआयामी गरीबी निर्देशांक MPI की अवधारणा उपलब्धता प्रत्यागमन पर आधारित है। कहता है यह गरीबी का मापक अधिक व्यापक दृष्टिकोण है। यह उन्हीं 3 आयामों यथा स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन निर्वाह का स्तर पर आधारित है जो मानव विकास सूचकांक HDI में लिए गए हैं। अब खुशहाली देखिए क्या कहता है। खुशहाली में आपको क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। खुशहाली मनुष्य मात्र की आकांक्षा है जो किसी सामाजिक प्रगति का पैमाना बन सकता है। दुनिया भर के देशों के लोग खुश हैं कि नहीं, इसकी सही माप की कुंजी खुशहाली शब्द के अर्थ में ही निहित है। खुशहाली की माप के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने 2012 ईस्वी में विश्व खुशहाली रिपोर्ट का प्रकाशन शुरू किया। इस रिपोर्ट में
राष्ट्रों की खुशहाली की माप की जाती है, जिसका मूल उद्देश्य है राष्ट्रों की लोक नीति का पथ प्रदर्शन करना। खुशहाली की माप निम्न 6 कारकों के आधार पर किया जाता है। 6 कारकों के आधार पर किया जाता है। वह 6 कारक आप देख रहे हैं। प्रति व्यक्ति जीडीपी क्रय शक्ति की तुलना के आधार पर, पहला है। दूसरा है सामाजिक सहयोग। तीसरा है स्वस्थ जीवन प्रत्यास्था। चौथा है जीवन विकल्पों की स्वतंत्रता। और पांचवा है उदारता तथा भ्रष्टाचार का बोध। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 क्या कहता है कि 14 मार्च को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास सूचकांक समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा 6वीं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 जारी किया गया। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 की इस सूची में 156 सदस्य देशों को शामिल किया गया, जिसमें फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल एवं बुरुंडी सबसे कम खुशहाल देश है। इस सूची में प्रथम 5 स्थान पर आने वाले खुशहाल देश इस प्रकार से हैं। पहला है फिनलैंड, दूसरा है नॉर्वे, तीसरा है डेनमार्क, चौथा है आइलैंड, पाँचवा है स्विट्जरलैंड। इस सूची में भारत 133वां स्थान पे है, जबकि गत वर्ष 2017 में इस सूची में 122वें स्थान पर था भारत के पड़ोसी देशों का रैंक: पाकिस्तान 75वां, भूटान 97, नेपाल 101, बांग्लादेश 115, श्रीलंका 116। इस सूची में विश्व के प्रमुख विकसित देशों का रैंक: जर्मनी पहला स्थान पे है, उसके में अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी 115 स्थान पे, अमेरिका 18, यूनाइटेड किंगडम आपका हो गया 19, फ्रांस 23, सिंगापुर 34, जापान 55वां स्थान पे। आप विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 को देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका। इसके बाद 2020 भी आप देखना बहुत ज़रूरी होगा। कहता है 20 मार्च 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क का द्वारा 7वीं विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 जारी किया गया और 2020 में आपका 8वां विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 में इस सूची में 156 सदस्य देशों ने भाग शामिल किया गया था, जिसमें फिनलैंड विश्व का सबसे खुशहाल और दक्षिणी सूडान सबसे कम खुशहाल देश था। तो सबसे अधिक और सबसे कम आप लोग पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। इस सूची में प्रथम 5 स्थान पर आने वाले खुशहाल देश आपका फिनलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, आइसलैंड है, नीदरलैंड्स है। इस सूची में भारत को 140वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि गत वर्ष 2018 में सूची में 133वां स्थान भारत को प्राप्त था। भारत के पड़ोसी देश का रैंक है: पाकिस्तान के 67, चीन को 93, भूटान को 56, नेपाल को 100, बांग्लादेश 125, श्रीलंका को 130। इस प्रकार भारत अपने पड़ोसी देशों में काफ़ी पीछे है। इस सूची में विश्व के प्रमुख विकसित देशों का रैंक है: यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन 15वां, जर्मनी आपका 17वां, अमेरिका 19वां, फ्रांस 24वां। विश्व वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2018 18 दिसंबर 2018 को आर्थिक मंच WEF द्वारा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में 149 देशों को शामिल किया गया था। यह सूचकांक 4 क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल का परीक्षण करता है, जो निम्नलिखित है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धियां, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। यह सूचकांक 0 से 1 के मध्य विस्तारित है। इसमें 1 का अर्थ पूर्ण लैंगिक समानता और 0 का अर्थ पूर्ण लैंगिक असमानता है। अगला है वैश्विक लैंगिक अंतराल। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2018 में आइसलैंड को शीर्ष स्थान पर, यमन को 149वां स्थान है। इस सूचकांक में शीर्ष 5 स्थान प्राप्त करने वाले देश हैं: आइसलैंड, दूसरा में नॉर्वे, तीसरा स्वीडन, चौथा फिनलैंड, 5वें निराकुआ। इस सूची में निचले क्रम में 5 देश हैं: यमन सबसे पीछे, पाकिस्तान, इराक, सीरिया और
145वां स्थान पर है। इस सूचकांक में भारत को 108वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की स्थिति इस प्रकार रही है। पहला है आर्थिक भागीदारी एवं अवसर 142वां का स्थान पर, शैक्षणिक उपलब्धियां 144वां, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता 147, राजनीतिक सशक्तिकरण 19 और इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश 48, म्यांमार 88, श्रीलंका 100वां, नेपाल 105 स्थान प्राप्त करता है। भारत से बेहतर स्थिति में वही भूटान 122वां, पाकिस्तान 148वां स्थान पाकर भारत से पीछे है। इस सूचकांक में विश्व के कुछ अन्य विकसित देशों का क्रम है। फ्रांस 12वां, जर्मनी 14वां, यूनाइटेड किंगडम 15वां, कनाडा 16वां, स्विट्जरलैंड 20वां, यूएसए 51वां। कहता है अगला राष्ट्रीय आय, इनकम, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब हो गया आपका राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहता है कि भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। कितना ईस्वी में? 1867 से 68 ईस्वी में। नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। एफ सिरॉस ने वर्ष 1911 में प्रति व्यक्ति आय 49 रुपया बताया। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इस दिशा में प्रथम आधिकारिकता प्रयास वाणिज्य मंत्रालय आर्थिक सलाहकार आयोग द्वारा किया गया। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। डॉक्टर आर गार्डियन तथा BKRB राव इस समिति के सदस्य थे। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक साल के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन स्थापना 1951 मई राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी है। इस कार्य में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की मदद करता है। नोट, साइमन कुजनेट्स, ध्यान से देखिएगा, साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय के लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। राष्ट्रीय आय की लागत किसी अर्थव्यवस्था की आय यानी इसकी कुल उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना या तो साधन लागत पर की जा सकती है या फिर बाजार लागत पर की जा सकती है। साधन लागत का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट FC और बाजार लागत का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर MP पर की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, अब कहता है कि साधन लागत क्या होता है। ध्यान से समझना है साधन लागत के बारे में। तो साधन लागत कहता है कि यह मूलतः निवेश की गई लागत होती है जिसे उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लगाता है। उत्पादक किसे कहते हैं? उत्पादक के मतलब जिस वस्तु का आप निर्माण करते हैं उसे उत्पादक कहते हैं। जैसे पूंजी की लागत, ऋणों पर ब्याज, कच्चा माल, श्रम, किराया, बिजली आदि। अर्थात किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों की संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी वस्तु हो गया, सेवा के उत्पादन में
उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत या फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। इन वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के दौरान इन कारकों के लागत का आकलन करते हैं। इसके बाद उस वस्तु या सेवाओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है। ठीक है। तो अगला कहता है नोट, साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है। यानी साधन लागत में जो फैक्टर कॉस्ट में सरकार के भुगतान किए गए कर मतलब आपका टैक्स को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है, परंतु कोई अनुदान यानी सब्सिडी प्राप्ति की जाती है तो उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है, अप्रत्यक्ष ढंग से होता है, परंतु कोई अनुदान प्राप्ति की जाती है तो उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है। सब्सिडी दी जाती है लेकिन आपको टैक्स सरकार नहीं देगी। अब आता है बाजार लागत। मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं बाजार लागत, एमपी। बाजार लागत वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु एवं सेवा को खरीदते समय किसी विक्रेता को अदा करता है। बाजार लागत वस्तु एवं सेवा की साधन लागत पर अप्रत्यक्ष कर सेनवेट, अप्रत्यक्ष कर में केंद्रीय उत्पादक शुल्क जीएसटी सीएसटी जोड़ने के बाद निकाली जाती है। यानी बाजार लागत यानी बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा दी गई अनुदान को साधन लागत में घटा लिया जाता है। ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है? बाजार लागत। यानी सीधा सीधी समझने के बाद क्या है कि अगर ध्यान से देखिएगा, एमपी बराबर मार्केट प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस आपका हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस साधन लागत प्लस टैक्स कर हो गया सरकार का, और माइनस में आपका सब्सिडी हो गया। सब्सिडी को घटा लिया जाता है, यही आप एमपी होता है। और कॉस्ट प्राइस में क्या होता है? सीपी में क्या होता है? यानी आपका जो उत्पादन में लगा पैसा प्लस माइनस में टैक्स होता है। टैक्स को शामिल नहीं किया जाता लेकिन सब्सिडी को शामिल किया जाता है। अब यहाँ कहता है कि सब्सिडी को घटा लिया जाता है क्योंकि साधन लागत निर्धारण के समय ही उसका गणना कर ली जाती है। जिस प्रकार सब्सिडी को घटाया क्यों जाता है? क्योंकि जिस समय वह वस्तु बन रही थी उसी समय यह वस्तु को निकाल लिया जाता है, यानी सब्सिडी को डाल दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। यानी सिंपल सी बात समझने का मतलब है कि अगर कोई वस्तु का निर्माण फैक्ट्री में हो रहा है तो फैक्ट्री में जब तक रहेगा तो सब्सिडी प्लस उसको कॉस्ट फैक्टर कहेंगे, सीपी कहेंगे, और वह फैक्ट्री से जैसे ही मार्केट में पहुंचेगा उसे हम लोग बाजार मूल्य कहेंगे। उसमें टैक्स को शामिल किया जाता है, उसमें टैक्स नहीं रहता है। अगला कहता है मूल्य वर्धन की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड। राष्ट्रीय उत्पादन या घरेलू उत्पादन का सही मूल्य निकालने के लिए जिससे कोई वस्तु या तथा सेवा दोहरी गणना में न आए, यानी माध्यमिक वस्तुओं या प्रयुक्त अगलों को आकलन में लाने से रोकने के लिए हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे मूल्यवर्धन विधि कहते हैं। मूल्यवर्धन उत्पादन प्रक्रिया में श्रम पूंजी तथा अन्य साधनों की योगदान की प्रदर्शित करता है, और जब हम इससे उत्पादन पर लगे करों के मूल्य को जोड़ देते हैं तथा उसमें से उत्पादन अनुदान मतलब सब्सिडी को घटा देते हैं, तो इस सभी निवासी उत्पादक इकाइयों के ऐसे मूल्यवर्धनों का योग ही जीडीपी होता है। अतः किसी भी राष्ट्र का जीडीपी सकल मूल्यवर्धनों का योग होता है, जिसमें हाथ से नहीं निकाला जा गया हो पर कर तथा अनुदान का समायोजन किया गया हो। समझ गए होंगे। अगला है आपका नोट में, नोट देखिएगा क्या कहता है। नोट में कहता है कि भारत आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय आय की गणना साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर किया करता था। जनवरी 2015 से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना बाजार मूल्य मार्केट प्राइस पर की जा रही है, जो वास्तव में बाजार लागत पर ही है। सकल मूल्यवर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड
GVA में उत्पादन करों को शामिल करने के बाद बाजार मूल्य ज्ञात होता है। उत्पादन कर केंद्र और राज्य का प्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट का आता है चालू एवं वित्तीय कीमतों पर राष्ट्रीय आय। चालू और वित्तीय कीमतों पर हम लोग किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की गणना कर सकते हैं। तो चालू एवं चालू एवं स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम एंड करेंट एंड कांस्टेंट प्राइस। पहला है चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय। जब राष्ट्रीय आय को प्रचलित बाजार मूल्यों पर मापा जाता है तो उसे चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय भी कहते हैं। अगला है दूसरा स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं, फाइनल गुड्स एंड सर्विस के उस मौद्रिक मूल्य से है जिसे किसी आधार वर्ष के मूल्यों पर मापा जाता है। इसे वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। किसी देश के राष्ट्रीय विकास का सही सूचक स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय है। अगला है मुद्रास्फीति के बारे में जरा समझिएगा क्या कहता है। प्रचलित बाजार मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में से मुद्रास्फीति की वृद्धि दर घटाने पर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। अर्थात प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का मूल्य स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर के मूल्य की अपेक्षा अधिक होगा तथा यह अंतर मुद्रास्फीति के दर के मूल्य के बराबर होता है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में निम्न को शामिल नहीं किया जा सकता है। पहला है मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। पुरानी वस्तुओं के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। घरेलू सेवाओं के कार्यों को शामिल नहीं किया जाता है। वित्तीय संपत्तियों को शामिल नहीं किया जाता है, जैसे अंश, ऋण पत्र आदि के क्रय विक्रय। पांचवा है हस्तांतरण, भुगतान, जैसे पेंशन, वजीफा, लॉटरी जीतना को। छठा में कहता है विदेशों से प्राप्त उपहार को शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादक पद्धति और आय पद्धति दोनों का सहारा लिया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उत्पादक पद्धति और आय पद्धति दोनों को सहारा लिया जाता है। अगला कहता है उत्पादक पद्धति। उत्पादक पद्धति किसे कहते हैं और आय पद्धति। उत्पादक पद्धति का मतलब हो गया इसके तहत माल और सेवाओं के शुद्ध मूल्य वृद्धि का आकलन किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन और उद्योग क्षेत्र में किया जाता है। इसको मूल्यवर्धित पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आय पद्धति, इसके अंतर्गत उत्पादन के घटकों के लिए किए गए भुगतानों का योग किया जाता है और इसका प्रयोग परिवहन, प्रशासन और व्यापार जैसे सेवा प्रदाता की जीडीपी का आकलन करने के लिए करते हैं। नोट कहता है आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय अवितरित आय को शामिल नहीं किया जाता है। यानी आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय अवितरित आय का शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आय के विभिन्न अवधारणाएं तथा उनके बीच संबंध और राष्ट्रीय आय के विभिन्न अवधारणाओं तथा उनके बीच संबंध है। एक में कहता है राष्ट्रीय आय की मूलतः दो धारणाएं होती है। एक में घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा है राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल प्रोडक्ट। आपका जीडीपी नाम सुने होंगे, एनडीपी, वही एनपीएन वही होता है। घरेलू उत्पाद हो गया आपका राष्ट्रीय उत्पाद। अब घरेलू उत्पाद के बारे में समझेंगे थोड़ा सा कि घरेलू उत्पाद होता क्या है। किसी देश की आर्थिक सीमा, ध्यान से रखिएगा, किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं।
घरेलू उत्पाद, घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा प्लस घरेलू आय में गैर निवासियों का हिस्सा, यानी घरेलू आय में निवासियों का हिस्सा प्लस घरेलू आय में गैर निवासियों का हिस्सा राष्ट्रीय आय कहता है। यानी किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को घरेलू उत्पाद कहते हैं। यानी इस सीमा देख रहे हैं भारत का, तो इसी सीमा में रहने वाले, चाहे वह भारतीय रहे या गैर भारतीय रहे, इसी सीमा के अंदर आपका पैसा कमा रहे हैं तो आपका घरेलू उत्पाद हो गया। ठीक है। अब राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, ध्यान से। राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब किसी देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा बाहर निवासियों के द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मतलब आपका हो गया ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा यहाँ फार्मूला है को ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय उत्पाद का फार्मूला क्या होता है? राष्ट्रीय उत्पाद मतलब क्या हो गया? घरेलू आय माइनस शेष विश्व के भुगतानों की गई साधन की आय प्लस शेष विश्व से प्राप्त की गई साधन आय, घरेलू आय माइनस शेष विश्व से निवल प्राप्ति आय राष्ट्रीय आय होता है। घरेलू आय में से निकाली गई विश्व के भुगतान की गई आय आपका राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या कहता है कि जब किसी धारणा के साथ सकल ग्रॉस जुड़ा हो तो इसका मतलब यह है कि स्थिर पूंजी उपभोग या हास्य को घटाया नहीं गया है। अगर कोई ग्रॉस से जुड़ा होता है इसका मतलब होता है कि वह पूंजी स्थिर पूंजी उपभोग या हास्य को घटाया नहीं गया हो। जब हम सकल धारणा में से स्थिर पूंजी के उपभोग या हास्य के मूल्य को घटा देते हैं तो हमें निवल यानी शुद्ध प्राप्त होता है। अगर शुद्ध यानी अगर घटा देते हैं हास्य को तो हमको शुद्ध मिलता है, अगर नहीं घटाते हैं तो आपको ग्रॉस मिलेगा। निवासी क्या है? रेसिडेंस। निवासी की धारणा एक आर्थिक धारणा है, राजनीतिक नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि निवासी उस देश का नागरिक हो भी। एक निवासी वह व्यक्ति है जिसके आर्थिक हित का केंद्र बिंदु वह आर्थिक या घरेलू क्षेत्र होता है जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, निवासी का मतलब वही होता है। अगला कहता है राष्ट्रीय आय की दो अवधारणाएं हैं। राष्ट्रीय आय की दो धारणाएं हैं, घरेलू उत्पाद तथा राष्ट्रीय उत्पाद के अतिरिक्त शेष सभी धारणाएं इन्हीं का प्रतिरूप है या इन्हीं पर आधारित है। राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न धारणाओं को निम्न रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पहला है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में रखिएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर स्थित निवासी उत्पादक तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी एक वित्तीय वर्ष के अधीन भारत के सीमा के भीतर भारतीय या गैर भारतीयों के द्वारा सभी वस्तुओं सेवाओं का अंतिम जो होता है फाइनल मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक लेखा वर्ष में, जिसको वित्तीय वर्ष में, एक देश के घरेलू सीमा में सभी उद्यमियों, चाहे वह निवासी हो या अनिवासी, द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है इसका आकलन जो है आपका राष्ट्रीय आय एवं निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी एवं व्यापार शेष के योगफल के द्वारा भी किया जाता है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी है। अब सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का उपयोग देखना है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का उपयोग ध्यान से देखिएगा। उपयोग कहता है कि जीडीपी में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर होती है। यह परिणात्मक दृष्टिकोण है। इसके आकार से
देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे उत्पादकों एवं सेवाओं की गुणवत्ता का पता नहीं चलता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों की तुलनात्मक विश्लेषण इसी के आधार पर किया जाता है। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, अब ध्यान से देखिएगा, साधन लागत का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट पर। फैक्टर कॉस्ट हम साधन लागत के बारे में आप लोगों को पढ़ाए थे अभी जस्ट। साधन लागत यानी फैक्टर कॉस्ट पर सकल लागत और सकल घरेलू उत्पाद। तो कहता है किसी वस्तु या सेवाओं के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत कहा जाता है। साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तौर पर उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है, परंतु यदि कोई अनुदान प्राप्त की जाती है तो उसे साधन लागत में शामिल किया जाता है। जस्ट आप समझिए कि आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन सब्सिडी आपको देना है। नोट, CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा फरवरी 2015 में जारी निर्देशों के अनुसार अब साधन लागत पर व्यक्ति GDP राष्ट्रीय आय को नहीं प्रदर्शित करेगी। अब बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, आप समझना है मार्केट प्राइस पर आपको GDP के बारे में MP। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है, इसमें टैक्स को शामिल किया जाएगा और सब्सिडी को घटाया जाता है। बाजार मूल्य वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा खरीदते समय किसी विक्रेता को सौंपा जाता है। बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा दी गए अनुदान को हटा लिया जाता है। यानी एक फार्मूला आप देख रहे होंगे, बहुत ईजी है, यानी आपको एकदम माइंड में रखना है इस फार्मूला को, यानी GDP। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस फार्मूला को आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखिएगा क्या कहता है, यानी ये फार्मूला को, इस फार्मूला को माइंड में रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। GDP FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट पर GDP सकल घरेलू उत्पाद, GDP MP मार्केट प्राइस माइनस उत्पादन कर माइनस अनुदान। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में अनुदान को नहीं शामिल किया जाता है, जबकि अनुदान को शामिल किया जाता है, जबकि कर को शामिल नहीं किया जाता। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP क्या होता है, ध्यान से देखिएगा GNP क्या होता है। तो GNP के बारे में थोड़ा सा समझिएगा क्या होता है GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP मतलब होता है किसी अर्थव्यवस्था में GNP उस आय को कहते हैं जो GDP में विदेशियों से प्राप्त होने वाले आय को जोड़कर प्राप्त किया जाता है, या दूसरे शब्दों में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मूल्य में है। यदि समझ में आ गया, यानी एक भारत के अंदर कमाई और भारत के बाहर दोनों को शामिल किया जाता है नेशनल प्रोडक्ट में, यानी GNP में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में। अंतिम वस्तुओं को फाइनल गुड्स और सेवाओं को सकल मूल्य में है। जैसे यदि एक से देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित लाभ हो एम विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय हो, तो GNP बराबर GDP प्लस X माइनस N, यानी X का मतलब अगर देशवासियों द्वारा जो विदेशों में अर्जित लाभ होता है उसको जोड़ दिया जाता है, और एम विदेशियों द्वारा जो प्राप्त होता है उसको घटा दिया जाता है। अब बंद अर्थव्यवस्था में GNP बराबर GDP होता है, न आय होता है न निर्यात होता है। भारत के मामले में विदेशों से होने वाली आय के बदले हानि होती है, अतः भारत का GNP हमेशा GDP से कम होता है। यानी भारत में जो विदेशों से आय होती है वह कम होती है, लेकिन भारत से ज़्यादा होता है। भारत आपका ज़्यादा वस्तुओं को उत्पादित करता है, ज़्यादा जाता है यहाँ से। चलिए अगला कहता है कि साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और एक आपका होगा मार्केट लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो साधन लागत में वही है, टैक्स को शामिल किया जाएगा और टैक्स को शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि अनुदान को शामिल किया जाएगा। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से आशय उस राष्ट्रीय उत्पाद से है जिसका मूल्य उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों को प्राप्त आय के आधार पर ज्ञात किया जाता है। किया जाता है। साधन लागत के अंतर्गत हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ब्याज, निगम लाभ, हास आदि को सम्मिलित करते हैं। कहता है बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद।
बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहता है किसी वर्ष के दौरान निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा आर्थिक सीमा के अंदर तथा बाहर सभी अंतिम वस्तुओं फाइनल गुड्स एवं सेवाओं का बाजार मूल्य ही बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। जब साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में परोक्ष व्यापारिक कर जोड़ देते हैं तो सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान को घटा देते हैं तो हम बाजार मूल्य ज्ञात हो जाता है। देखिएगा यहाँ फार्मूला दिया गया है थोड़ा सा, जीडीपी फैक्टर पर जीएनपी माइनस परोक्ष कर प्लस अनुदान। आप कहता है जीएनपी के उपयोग, तो जीएनपी का उपयोग हम किन किन आधार पर कर सकते हैं, तो जीएनपी के उपयोग विभिन्न उपयोग देखिएगा थोड़ा सा। एक में आपका है सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ दुनिया के देशों के रैंकिंग तय करता है। इसके आधार पर आईएमएफ देशों को उनकी क्रय शक्ति क्षमता या तुल्यता के आधार पर रैंक तय करता है। 2015-16 ईस्वी में क्रय शक्ति क्षमता पीपीई के आधार पर आईएमएफ इंटरनेशनल मनी फंड ने भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बताया है। इस आधार पर चीन पहली, यूएस से दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय मुद्रा कोष विनिमय दर के आधार पर भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला है राष्ट्रीय आय को आंकने के लिए जीएनपी जीडीपी की तुलना में विस्तृत पैमाना है, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था की परिणात्मक तस्वीर के साथ साथ गुणात्मक तस्वीर भी पेश करता है। यह किसी भी अर्थव्यवस्था को दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था के साथ रिश्ते पर भी रोशनी डालता है। यह दूसरे देशों के लिए किए गए कर्ज, दूसरे देशों को किए गए कर्ज को पता चलता है। यह बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास उत्पादक पर कितने निर्भर है और यह उत्पादक दुनिया के देशों पर कितना निर्भर है। नेक्स्ट है बाजार मूल्य पर प्रति व्यक्ति जीडीपी तथा बाजार मूल्य पर व्यक्ति जीएनपी की धारणा तथा घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय के बीच संबंध। तो ये टॉपिक को आप थोड़ा सा देखिएगा, उसके बाद यहाँ से आपको क्लास को हम एंड करेंगे। नेक्स्ट दिन हम इस क्लास को लेकर चलेंगे थोड़ा, ठीक है, पॉइंट को नोट करेंगे हम। तो चलते हैं, आज ये टॉपिक आपका है बाजार मूल्य पर व्यक्ति जीडीपी तथा बाजार मूल्य पर व्यक्ति जीएनपी की धारणा तथा घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय के बीच संबंध हम लोग देखेंगे। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद के बारे में आप लोग को बताने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। कहता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जीडीपी एमपी आपका होता है मार्क प्राइस यानी मार्केट प्राइस। बाजार मूल्य वह मूल्य है जिसे एक उपभोक्ता द्वारा खरीदते समय किसी विक्रेता को सौंपा जाता है। बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए साधन लागत में सरकार के भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा दी गई अनुदान को साधन लागत में से घटा दिया जाता है। अर्थात जीडीपी एफपी बराबर आपका हो जाएगा जीडीपी एमपी माइनस उत्पादन कर माइनस अनुदान, ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। किसी अर्थव्यवस्था में जीएनपी उस आय को कहते हैं जो जीडीपी में विदेशों से होने वाले आय को छोड़कर प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रीय उत्पाद एक वर्ष की अवधि में देश के सामान्य नागरिकों द्वारा पेश की गई घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मूल्य से है। इसे आप जीएनपी भी कह सकते हैं, इसे मैं पहले भी देख चुका हूँ। अगला जो कहता है आपसे नीवल धारणाएं। तो नीवल धारणाएं क्या होती है, ध्यान से देखिएगा। जब हम सकल मूल्य में से चाहे वह बाजार मूल्य पर व्यक्त हो या साधन लागत पर व्यक्त हो हास्य को घटा देते हैं तो नीवल धारणा प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें निम्नलिखित नीवल धारणाएं प्राप्त होती है। पहला में है जीडीपी एफसी फैक्टर कॉस्ट, बोलते हैं सकल उत्पादन हास्य माइनस एनडीपी।
GDP MP माइनस हाथ से माइनस NDP, और GDP FC माइनस हाथ से माइनस NNP, और GNP माइनस MP हाथ माइनस MNP। ना आपको देखना है फैक्टर कॉस्ट और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस आपको याद करने की आवश्यकता इसको पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट आप देखिए क्या कहता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या कहता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद, और फुल फॉर्म होगा NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह किसी भी अर्थव्यवस्था को वह GDP है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती यानी हास्य को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसमें मूल्य कटौती की दर सरकार निर्धारित करती है कि हम कितना काटेंगे। नोट में कहता है कि भारत में मूल्य कटौती के दर का निर्धारण केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय करता है। यानी आपको माइंड में लगा देना है कि GDP में से अगर हास्य को हम घटा देंगे तो आपका NDP मिल जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो हास्य को घटाया जाता है वही आपका GDP में से NDP प्राप्त होता है। कहता है कि अतः किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में NDP हमेशा उस वर्ष का GDP से कम होता है। यानी किसी भी वर्ष में किसी भी अर्थव्यवस्था में NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है GDP से कम होता है। NDP का प्रयोग होता है एक में, इसका इस्तेमाल घिसावट के चलते होने वाले हादसे को समझने के लिए किया जाता है। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की उपलब्धि को दर्शाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। NDP का इस्तेमाल दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में की तुलना के लिए नहीं किया जा सकता है। NDP का इस्तेमाल जो है दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अपने यहाँ मूल्य कटौती की अलग अलग दरें निर्धारित करती हैं। अगला आता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जैसे हम लोग पढ़े अभी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी NDP यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब पढ़ेंगे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। जस्ट वही है कि GNP में से हास्य को हम घटा देंगे तो NNP मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP। यानी NNP बराबर जो आपका फार्मूला हो जाएगा GDP GNP माइनस हास्य। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है उसी किसी अर्थव्यवस्था को शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अब फार्मूला भी देख रहे होंगे, NNP बराबर GDP प्लस विदेशों से होने वाली आय माइनस मूल्य कटौती। अब कहता है NNP के विभिन्न उपयोग क्या है। NNP का विभिन्न उपयोग क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट का उपयोग क्या है। तो कहता है यदि यह किसी भी अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है, यह किसी भी अर्थव्यवस्था के नेशनल इनकम है, यह किसी भी देश की आय को आकलित करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब NNP को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो उसमें उस देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। यह प्रति व्यक्ति सालाना आय क्या होती है। इसी टाइप से आपको कुल आबादी में भाग दिया जाता है, कुल के देश की कुल आबादी में भाग देते हैं। आता है कर छूट या राष्ट्रीय आय संबंध। तो कर क्या है, छूट क्या है, हम राष्ट्रीय आय संबंध। अप्रत्यक्ष कर और अनुदान एक को एक साथ रखने पर भारत की राष्ट्रीय आय को आकलित करने का सूत्र है साधन लागत पर राष्ट्रीय आय NNP यानी नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। अब कहता है राष्ट्रीय लेखा आय के आधार पर आधार वर्ष एवं विधि में संशोधन। राष्ट्रीय आय लेखा के आधार पर विधि में संशोधन 30 जनवरी 2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार CSO ने राष्ट्रीय लेखाओं के आधार पर आधार वर्ष को 2004 से 5 से संशोधित करके 2011-12 कर दिया। इस विज्ञप्ति में राष्ट्रीय आय संबंधी नई श्रृंखला में एक अन्य महत्वपूर्ण धारणात्मक परिवर्तन GDP के आकलन के संबंध में किया है। नई श्रृंखला में अब साधन लागत
अब साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद GDPFC फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं साधन लागत का आकलन, धारणा को हटा दिया जाता है तथा बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद को ही GDP के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट कहता है CSO की नई घोषणा के अनुसार GDP की गणना के लिए क्षेत्रवार सकल मूल्यवर्धन के अनुमान के लिए साधन लागत के बजाय मूल कीमतों का प्रयोग में लाया जाएगा। अगला जो आपसे है मूल कीमत, तो क्रेता से प्राप्त कीमत माइनस उत्पाद पर कर प्लस अनुदान। साधन लागत पर GVA किसी कर को सम्मिलित नहीं करता है तथा किसी अनुदान को नहीं छोड़ता है। बाजार मूल्य पर GDP उत्पाद एवं उत्पादन करों को सम्मिलित करता है, वे उत्पाद तथा उत्पादन अनुदान को सम्मिलित नहीं करता है। कहता है कि GVA साधन लागत पर GVA मूल्य पर तथा GDP बाजार मूल्य पर के बीच संबंध। देखिएगा संबंध क्या कहता है। कहता है यदि CE कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, OS परिचालन अधिशेष, MI मिश्रित आय, CFC मिश्रित पूंजी का उपयोग, तो GVA मूल्य पर CE कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति, परिचालन अवशेष या मिश्रित पूंजी का उपयोग प्लस उत्पादन कर माइनस उत्पादन अनुदान। उसी प्रकार से GVA साधन लागत पर, GDP बाजार मूल्य पर सेम। नेक्स्ट देखिए, इस विज्ञप्ति में CSO ने इस बात पर बल दिया है कि आगे से GDP बाजार मूल्य को ही राष्ट्रीय विकास की माप के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। नोट, मूल कीमत पर GVA को व्यक्त करने की धारणा को CSO ने यूनाइटेड नेशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से लिया है, जो वहाँ 1993 से ही प्रयोग में है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के संबंध में उत्पादन, आय तथा व्यय विधि का मिश्रित प्रयोग किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए सांख्यिकीय संगठन ने संपूर्ण अर्थव्यवस्था को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया है। 1 में प्राथमिक क्षेत्र, 2 में द्वितीयक क्षेत्र, 3 में परिवहन, संचार एवं व्यापार, 4 वित्त एवं वास्तविक संपदा, सामुदायिक एवं निजी क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र। अगला है प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त लगभग संपूर्ण आय की गणना उत्पादन विधि के द्वारा होती है। कुल राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान लगभग 30% होता है। विदेशों से शुद्ध साधन आय संबंधी आंकड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित तथा तैयार किए जाते हैं। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े CSO द्वारा तैयार किए जाते हैं, RBI द्वारा नहीं किए जाते हैं। कहता है NNI किसी वर्ष में बाजार मूल्य पर व्यक्त GDP है, जिसमें CFC कर्मचारियों के निवल क्षतिपूर्ति तथा शेष विश्व से प्राप्त संपत्ति आय को समायोजित किया गया है का योग है। सकल राष्ट्रीय आय GNI में हास्य को हटा दे तो NNI ज्ञात होगा, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कहता है वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आंकड़े। 2011-12 की स्थिर मूल्य पर आकलन। चालू वित्तीय वर्ष में देश के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP, एवं राष्ट्रीय आय संबंधी दूसरे अग्रिम अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 28 फरवरी 2019 को जारी किए गए। कहता है CSO
CSO के 28 फरवरी 2019 के दूसरे अग्रिम आकलन के वित्तीय वर्ष 18-19 में वास्तविक घरेलू उत्पाद 11-12 के मूल्य स्तर पर 141 लाख करोड़ अनुमानित है। इससे पूर्व 17-18 में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद 131.80 लाख करोड़ था। 2018-19 में GDP में वृद्धि 7% रहने का अनुमान लगाया गया था, जबकि पहले अग्रणी अनुमानों में यह वृद्धि 7.2% अनुमानित थी। वर्ष 2018-19 में GDP में वृद्धि 6.8% रही थी। अनुमान लगाया गया था 7.2%, लेकिन यह आपका रह गया 6.2%। अगला आपसे पूछा गया है CSO के 28 फरवरी 2019 के दूसरे अग्रिम अनुमानों में स्थिर कीमतों पर 11-12 के स्थिर मूल्यों पर 18-19 में शुद्ध राष्ट्रीय आय 123.50 लाख करोड़ अनुमानित है, जबकि 17-18 में यह 115.31 लाख करोड़ रही। इस प्रकार 2018-19 में स्थिर कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय आय में 7.1% की वृद्धि अनुमानित है, जबकि 17-18 में वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि 7% रही थी। 18-19 में स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 92,718 रुपया रहने का CSO का दूसरा अग्रिम अनुमान है, जबकि 17-18 में वास्तविक प्रति व्यक्ति आय 87,623 रुपया रही है। इस प्रकार वर्ष 2018-19 में CSO के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार प्रति व्यक्ति आय में 5.8% की वृद्धि होने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 18-19 में स्थिर मूल्य कीमतों पर 11-12 के मूल्य स्तर पर GVA 129.26 लाख करोड़ रहने की संभावना है, जबकि 17-18 में यह 121.0 लाख करोड़ था। इस प्रकार 18-19 में GVA में स्थिर मूल्य कीमतों पर 6.8% वृद्धि की संभावना है। पूर्व में वर्ष 17-18 में वृद्धि 6.9% रही थी। अगला कहता है प्रचलित मूल्यों पर राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आंदोलन। आप देख रहे हैं बार बार 17-18 आपको दिया गया है, ये आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको पढ़ना है 20-21 या 19-20, ठीक है, इसके बारे में आपको मिल जाएगा। ये सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सब 17-18 का इतिहास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। राष्ट्रीय आय संबंधी प्रमुख आंकड़े एक दृष्टि में 11-12 की स्थिर मूल्य पर आकलन करोड़ में 18-19 पूर्व की तुलना में वृद्धि है। और आप देख रहे हैं GDP कितना, ये भी आपका पुराना ओल्ड क्वेश्चन है, ये भी आपका ओल्ड है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों में GVA में प्रतिशत वृद्धि, ये देखिए 11-12 का है, 18-19 का है, ये भी आपका ओल्ड है, ओल्ड के विविध है। हाँ, यहाँ से आपको पढ़ने की आवश्यकता हो सकता है। यहाँ देखिए ये पॉइंट आपको पढ़ने की आवश्यकता है, इस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। कहता है विविध कि उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय है। हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र से था। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। यानी प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का मान क्रम, आप सबसे पहले सेवा क्षेत्र, उसके बाद उद्योग, उसके बाद कृषि। सेवा क्षेत्र आपका तृतीय क्षेत्र होता है, उद्योग आपका द्वितीय, कृषि प्रथम। मूल्य ह्रास बराबर होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से निवल राष्ट्रीय उत्पाद को घटाया जाता है। राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना ध्यान में रखना अपेक्षित होता है। अगला कहता है गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ड्रेन का सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप सकल घरेलू उत्पाद है। तो आज मैं आप लोग को इतना ही बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आप लोग को कुछ बताए थे,
और इसके बाद में आप लोग को पुनः अर्थव्यवस्था से ही वीडियो लेकर आएंगे। अभी आप लोग को सिर्फ अर्थव्यवस्था से ही वीडियो चलेगा और इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये आपका शुरू से लेकर प्रारंभ से लेकर लुसेंट बुक से यहाँ तक बताया गया है। ठीक है, इसे आप इसका PDF हम आप लोग को इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, थैंक यू।